दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल के बारे में। तो बच्चों हेरोड और डॉमर दोनों ने ही अलग अलग समय पर अपने विचार विकसित किए, लेकिन दोनों में इतनी सारी समानता है जिसकी वजह से इसको हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल कहते हैं। तो बच्चों हेरोड और डॉमर पूर्व हम टोटल मिलाकर 3 वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, जिसमें से एक वीडियो में आपको हेरोड का, दूसरी वीडियो में आपको डॉमर का और तीसरी वीडियो में आपको हेरोड और डॉमर का एक कंपैरिजन करके दिखाएंगे किस तरीके से उनमें समानता और असमानता है। तो बच्चों सारी की सारी वीडियो तो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आप सिस्टमेटिकल तरीके से सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकें। तो इस वाली वीडियो में हम आपको केवल हेरोड का जो मॉडल है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से। तो बच्चों हेरोड और डॉमर जो हैं वो 2 अलग अलग अर्थशास्त्री थे। हेरोड ने अपने जो विचार हैं उनको लिखा था, पुस्तक है टूवर्ड्स अ डायनामिक थ्योरी, पुस्तक का नाम है बच्चों आप याद रखिएगा, ये है टूवर्ड्स अ डायनामिक थ्योरी, ये पुस्तक का नाम है जो कि 1940 में आई थी। इसके अलावा डॉमर ने भी अपना विकास मॉडल लिखा, हालांकि उनके कई सारे आर्टिकल भी लिखे, लेकिन जो उनकी बुक थी उसका नाम था एसे इन दी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रकाशित हुई है 1957 में। दोनों अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विचारों को, आर्थिक विकास में इतनी समानता है, इतनी संयुक्तता है कि इनको हेरोड डॉमर के नाम से जानते हैं। हालांकि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, दोनों ने कोई मिलकर काम नहीं किया, लेकिन आर्थिक सिद्धांतों में सिमिलरिटी की वजह से इनको कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं हेरोड का सब विकास मॉडल, हेरोड का जो ग्रोथ मॉडल है उसको हम आपको समझाने की, ये विकास की जगह समृद्धि भी आप लिख सकते हो, समृद्धि मॉडल। तो समृद्धि मॉडल को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि किसी भी तरीके से विदेशी व्यापार नहीं होता है। इसके अलावा औद्योगिक और विकसित राष्ट्रों में प्रयुक्त है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ये औद्योगिक और विकसित राष्ट्रों में ही प्रयोग होता है। हमने ये माना है कि जो एपीसी और एमपीसी है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा जो पूंजी उत्पादन अनुपात है वो दिया है और स्थिर है। बचत और निवेश बराबर है। इसके अलावा सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है, यानी कि सरकार किसी भी तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की प्राप्त कर चुकी है। तो ये सारी की सारी मान्यताएं बच्चों ये आने वाले फर्दर आप यूज होगी। विशेष तौर पर बचत और निवेश बराबर है, जो कि केज का मॉडल भी है। इसके अलावा एपीसी और एमपीसी बराबर, ये सारे के सारी यूज होंगी। तो बच्चों मैं आपको विकास मॉडल शुरू करूं उससे पहले कुछ मुख्य बातें आप समझ लीजिए। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप चाहते हो विकास या समृद्धि चाहते हो, तो सिस्टमेटिकल मॉडल के थ्रू आप इस करना पड़ेगा आपको पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब है कि आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो दिस वन, पूंजी का निर्माण, डेल्टा के लाना पड़ेगा। यानी कि पूंजी निर्माण या विनियोग एक और तो आय में वृद्धि करता है, दूसरी ओर उत्पादन में भी क्षमता में वृद्धि करता है। यानी कि इनका मानना है कि जब आप निवेश करते हो तो निवेश करने से आय में वृद्धि होती है। तो ये तो इसका मांग में, आय में वृद्धि होती है निवेश करने से, ये तो इसका आय पक्ष है या मांग पक्ष भी बोल सकते हो। दूसरा, जब आप निवेश करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका उत्पादन भी बढ़ता है, जो कि इसका पूर्ति पक्ष है। तो बच्चों दूसरा है बचत की पूर्ति। देखिए, बचत की पूर्ति 3 उद्देश्यों से की जाती है। पहला है सामान्य बचत, जैसे बचत होती है। देखिए, निवेश के लिए क्या चाहिए? बचत चाहिए। बचत की पूर्ति 3 उद्देश्यों से की जाती है। तो सामान्य बचत है, जैसे आप अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ पैसा बचा लेते हो। दूसरा है उत्तराधिकारी नियम के लिए, यानी कि आप चाहते हो कि आप अपने आने वाले लोगों को कुछ संपत्ति देके जाओ, उसके लिए आप बचत करते हो। और तीसरा निगम बचतें होती है। उनका ये मानना था कि जो स्थैतिक समाज है, स्थैतिक समाज का मतलब है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 0 है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लाभ की जो दर है वो 0 है, वहाँ पर बचत नहीं होती है। केवल प्रभाविक समाज में ही बचत करना पॉसिबल है।
इसके अलावा बच्चों हम कुछ और पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे जिसमें है विकास की दरें। देखिए 3 प्रकार की विकास की दरें हैं, क्योंकि यहीं से हमारा टॉपिक पूरा का पूरा शुरू होता है। विकास की दरें मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए। हालांकि इस कंसेप्ट का कोई भी डायरेक्ट मतलब नहीं है, यहाँ पे इस कंसेप्ट का कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझा मैं इसलिए रहा हूं ताकि आप इसका यूज कर सको। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात, क्योंकि कई बार आपके लिए ये वर्ड यूज आएगा पूंजी उत्पादन अनुपात, आपके लिए कई बार ये वर्ड आएगा, इसलिए आप इसे समझ लें तो ज्यादा बेटर है। यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब है, अगर मान लीजिए पूंजी अनुपात है 3:1, इसका मतलब है कि अगर आपको 1 रुपए का उत्पादन करना है तो 3 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। आवश्यकता है, इसको बोलते हैं बच्चों पूंजी उत्पादन अनुपात। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक है, कैपिटल आउटपुट रेशो अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यह खराब तकनीक को दिखाता है, और खराब तकनीक का मतलब है कम समृद्धि। यानी कि अगर कोई देश चाहता है समृद्धि करना तो उसको अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो घटता है, जैसे कि यहां मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक, इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे मतलब है 3:1 का मतलब है कि अगर आप 1 रुपए का उत्पादन करना चाहते हो तो आपको जो मशीन है वो लगानी पड़ेगी 3 रुपए की। अगर मान लीजिए तकनीक अच्छी हो जाए तो हो सकता है कि 2 रुपए की मशीन से ही आप 1 रुपए का उत्पादन कर सको, या हो सकता है कि 3 रुपए में आप ज्यादा उत्पादन कर सको। तो पूंजी उत्पादन अनुपात जितना ऊंचा होगा उतनी पिछड़ी तकनीक को दिखाता है। इसके अलावा बच्चों आप याद रखिएगा कि आपको करना है, देखिए हर देश चाहता है, ये है वाई, मतलब आप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक होता है इंक्रीमेंटल, जिसको मार्जिनल भी बोलते हैं, सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा आई, यानी कि कितना निवेश करना पड़ेगा या कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, डेल्टा के अनुपात डेल्टा वाई। यानी कि अगर ये 3:1 है, इसका मतलब है कि अगर आप 3 की वृद्धि कर, ये तो टोटल को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर आप 3 की वृद्धि करोगे तो 1 रुपए का उत्पादन बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपको सिंपल शब्दों में कहें तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा के को आप आई भी बोल सकते हो। तो ये है हमारा इंक्रीमेंटल रेशो बच्चों। तो ये बेसिकली आपको यही बात समझनी है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और आपको समझाते हैं पूरा कंसेप्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है। और मैं ये रिमूव कर देता हूं एक बार आप बच्चों के लिए। ओके, तो ये रिमूव कर दिया। अब हम आपको समझाते हैं 3 तरीके की विकास दर है, और उस पहली विकास दर है बच्चों जिसको बोलते हैं वास्तविक समृद्धि दर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तीनों का यूज आपको आने वाले वीडियो में होने वाला है, और अच्छी तरीके से आप समझें ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं वास्तविक वृद्धि दर क्या है। वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर है जो वास्तव में हो रही है। जैसे मान लीजिए वास्तविक वृद्धि दर हो रही है 5%, या चलिए सिंपल करने के लिए मान लेते हैं 2% वास्तविक वृद्धि दर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्पीड से अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है। सिंपल मतलब यही है वास्तविक वृद्धि दर का। वास्तविक वृद्धि दर का एक्चुअल वर्ड मीनिंग है कि किस रेट से अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। तो 2% वास्तविक वृद्धि दर है, बस यहीं पे आप खत्म कीजिए बात को। इसके अलावा एक होता है आवश्यक वृद्धि दर या वांछित वृद्धि दर, वांछित, डिजायर, वारंटेड ग्रोथ रेट, वांछित वृद्धि दर। अब ये का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा 4% हो सकता है, या 6% हो सकता है, या 10% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ बच्चों कि ये हमारी है जो हमारी वांछित है, जितना हम चाहते हैं, जितना हम एक्चुअल में जो हमारी इच्छा है। यानी कि इस स्थिति में हमारी जो पूंजी है उसका पूर्ण उपयोग हो रहा है। इसका मतलब कई बार आप इसको पूर्ण रोजगार की स्थिति भी बोल सकते हो।
सिंपल शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की। इसके अलावा तीसरी होती है बच्चों विकास की प्राकृतिक दर। विकास की प्राकृतिक दर, प्राकृतिक दर। देखिए उत्पादक चाहता है मान लीजिए 6% ग्रोथ, मान लीजिए उत्पादक चाहता है 6% ग्रोथ, लेकिन विकास की प्राकृतिक दर हमारी एक लिमिट बताती है। किसकी लिमिट है? जनसंख्या की लिमिट है। आप जनसंख्या की लिमिट मान लीजिए, या लिमिट बताती है कि आपके पास संसाधन कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, यानी कि ये लिमिट बताती है कि आप 5% ही ग्रोथ कर सकते हो। तो देखिए तीनों में फर्क समझ लेते हैं, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। ये है जो चल रही है, चल रही है सिंपल शब्दों में कि ये वो विकास की दर है जो चल रही है। विकास की आवश्यक दर है जिसे उत्पादक चाहता है, उत्पादक चाहता है, ठीक है जी। यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं मान लीजिए 100 किलो भाग या मान लीजिए 5 किलोमीटर रनिंग करूं, ये मेरी चाहत है, लेकिन वास्तव में मैं कितना चल पा रहा हूं? मैं वास्तव में चल पा रहा हूं मान लीजिए 2 किलोमीटर। तो वास्तविकता में और विकास की आवश्यक दर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। विकास की प्राकृतिक दर कहती है कि ये जो लिमिट, ये जो सीमा है, ये केवल आपकी 3 किलोमीटर चलने की है। तो आप 5 किलोमीटर चलने की इच्छा रखो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 किलोमीटर चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्राकृतिक जो दर है ये हमारी एक तरीके से लिमिट डिसाइड कर देती है कि आप इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों। तो हम अगले टॉपिक पे शुरू करते हैं और आपको इक्वेशन वाइज समझाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार हमारी विकास की आवश्यक दर और प्राकृतिक दर द्वारा समृद्धि डिसाइड होती है बच्चों। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विकास की जो वास्तविक दर है जी, ये है हमारा S/C। अब CA का मतलब हम एक्चुअल लिख देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये Y क्या है, S क्या है। यहां पे हम बात कर रहे हैं G की, तो G का मतलब है विकास की दर, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। तो अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा वाई को वाई से डिवाइड करना पड़ेगा ग्रोथ निकालने के लिए। सिंपल सरल भाषा में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये ग्रोथ रेट होती है। इसका मतलब जैसे सपोज कीजिए मेरी आय पिछले साल 100 रुपए थी, इस साल 120 हो गई, तो ग्रोथ रेट कितना आया? परिवर्तन 20 का बटे जो पिछले साल थी, तो ये हमारी ग्रोथ रेट हो गई। एस का मतलब क्या? एस का मतलब यहां पे आप समझ लीजिए एपीसी भी आप बोल सकते हो, एपीएस भी बोल सकते हो और एमपीएस भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है हमारी S/Y। सिंपल शब्दों में ये एक तरीके का अनुपात है। और सी का मतलब क्या है? ये है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके, यानी कि यहां पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये है हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन इनकम, या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है अपॉन चेंज इन इनकम। आप कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये है बच्चों 3 रेशो, यानी कि हमारी जो जी है वो किसके बराबर है? SC के बराबर लिख सकते हो आप इसको, या आप ये भी लिख सकते हो कि जो GC है वो किसके बराबर होगी? S के बराबर। तो G का मतलब हम क्या लिखते हैं यहां पे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई की जगह वाई इंटू C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I अपॉन डेल्टा वाई, और S की जगह हम क्या लिख सकते हैं? S की जगह हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया S/Y। तो यहां पे देखिए डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब I अब इक्वल टू वाई इक्वल टू S/Y। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो I है वो Y के बराबर S के बराबर है। इसका मतलब एक अर्थव्यवस्था में हमेशा जो बचत और निवेश हमेशा बराबर बराबर होते हैं। निवेश ओके। तो ये यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस स्थिति में एक तरीके से प्रायोगिक संतुलन पाया जाएगा, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होगा अर्थव्यवस्था में जब बचत और निवेश बराबर है। तो ये केन्ज की विचारधारा उन्होंने यहां पे यूज कर लिया इसको। तो यहां पे उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारी जो विकास की दर है वो डिपेंड करती है, किस पर करती है? 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहला, बचत की दर पर, बचत की दर पर, और दूसरा किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है सीमांत आप कह सकते हो पूंजी उत्पादन अनुपात पर। 2 बातों पर डिपेंड करती है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल यहां पे बताया हुआ है, वही मैं आपको करा देता हूं। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में आय का स्तर 6000 रुपए है, पूंजी उत्पादन अनुपात 4:1 है, यानी कि एक मशीन को
1 रुपए का उत्पादन करने के लिए आपको 4 रुपए की मशीन की जरूरत पड़ेगी और बचत जो है वो 480 है। तो इस केस में अगर हम इस फार्मूले को पुट करते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला लगाते हैं अपना पूरा, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो बच्चों, ये वाला, कि जी की वैल्यू क्या है, जी यानी कि आपको, आप एक तरीके से जी विकास की दर है जो आपको ज्ञात करनी है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है कि यहां पे हम इसको कर लेते हैं, सी की वैल्यू है हमारी, सॉरी एस अपॉन सी है ना, ये वाला एस अपॉन सी। तो बचत कितनी है, बचत है हमारी, बचत अनुपात, यानी कि बचत की हमने 480 और आय है हमारी 6000 डिवाइडेड बाय पूंजी उत्पादन अनुपात 4:1। तो इसका मतलब यह हुआ कि 480 को डिवाइड कर दोगे आप 6000 से, मल्टीप्लाई 1/4, तो ये जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 0.02 यानी कि 2%। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये परिस्थिति रहती है, यानी कि आय अगर आपकी अर्थव्यवस्था में 6000 रुपए है, जिसमें से बचत आपकी 480 है और पूंजी उत्पादन अनुपात 480 है, तो आपको 2% की विकास दर प्राप्त होगी। ये तो आपकी वास्तविक विकास दर हो गई। अब आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि 2% ना होके विकास की दर 4% हो जाए, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है कि विकास की दर 2% ना होकर 4% हो जाए। तो ये दो तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका तो ये है कि आपकी जो बचत है वो 480 की जगह 960 हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि पूंजी उत्पादन अनुपात 4:2 की जगह 1:1 हो जाए। तो तरीके से यह पॉसिबल हो सकता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो आपकी जो समृद्धि है वो डिपेंड किस पे करती है, बचत की दर पर और सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात पर। यानी कि दो तरीके से पॉसिबल है, पहला बचत दुगनी हो जाए, दूसरा पूंजी उत्पादन अनुपात आधा रह जाए, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसको हम अगली स्लाइड में आपको समझाते हैं। देखिए यहां पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है इसी बात को कि अगर मान लीजिए आपकी जो बचत है, अगर आपकी जो, चलिए इसमें समझा देता हूं, अगर आपकी बचत 960 हो जाए जबकि पूंजी उत्पादन अनुपात सेम रहे तो आपकी विकास की दर 4% हो जाएगी। या आपकी जो बचत है वो सेम रहे लेकिन पूंजी उत्पादन अनुपात आपका हाफ हो जाए, मतलब 2:1 हो जाए, यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात में सुधार हो जाए, तो भी आपको 4% की विकास दर मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अर्थव्यवस्था चाहती है अपने ग्रोथ को बढ़ाना तो दो तरीके से पॉसिबल है। पहला, या तो वो अपनी बचतों को बढ़ाए, क्योंकि सारा खेल बचतों का है, क्योंकि बचत करोगे तो निवेश करोगे। एक तो तरीका यह है कि बचतों को बढ़ाए, दूसरा अपने पूंजी उत्पादन अनुपात को घटाए। यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात एक तरीके से तकनीक को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि या तो आप बचत को बढ़ाओ और उस बचतों का निवेश करो या अपनी तकनीक में सुधार करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ये करते हो सॉरी, अगर आप ये करते हो तो आप अपने ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि अगर हम बचत को दुगना कर दें, फिर से दुगना कर दें, या पूंजी उत्पादन अनुपात को हाफ कर दें फिर से, यानी कि बचतों को 960 की जगह मान लीजिए 920 कर दें मान लीजिए, या हम पूंजी उत्पादन अनुपात को 1:1 कर दें, तो क्या हमें 8% की विकास दर मिल जाएगी? तो इसका उत्तर है शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो विकास की प्राकृतिक दर है, मान लीजिए ये विकास की प्राकृतिक दर हमारी 6% है, तो एक तरीके की लिमिट डिसाइड कर देती है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि ये जो है ना, ये वाली जो लिमिट है विकास की प्राकृतिक दर, ये बचत पर निर्भर नहीं करती है बल्कि डिपेंड करती है आपके पास कुशल श्रमिक है कि नहीं है, या तकनीक उस तरीके के संसाधन है कि नहीं। यानी कि किस पर डिपेंड करती है? प्राकृतिक संसाधनों पर, श्रम की मात्रा पर, तकनीकी उन्नति पर, इन सब पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके लिए जो विकास है वो एक लिमिट बना दिया। देखो ये एक लिमिट है, ये है GN, ये एक लिमिट बना दी है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। सिंपल सरल भाषा में एक तरीके की ये लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपने समझाने की कोशिश की कि जो वास्तविक विकास दर है, वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास की जो दर है, देखिए उसको बोलते हैं, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। जो वास्तविक विकास की दर है यानी कि G = S/C, या आप कह सकते हो G = C, वो 2% है। अब जो वांछित विकास दर है वो कितनी है? वो 4% भी हो सकती है और 6% भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो तो। यानी कि आप चाहते हो कि 4% हो या आप चाहते हो कि 6% हो, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि विकास की जो प्राकृतिक दर है वो केवल 5% है।
हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां पर तीनों बराबर हैं, यानी कि जो वास्तविक विकास दर है, मतलब जी वास्तव में GW के बराबर है और वास्तव में GN के बराबर है। यह स्थिति तब पॉसिबल है, देखिए यह स्थिति कब पॉसिबल है मैं आपको वो बता देता हूं। जब मान लीजिए आपकी आय का स्तर होता सपोज कीजिए 6000, ठीक है जी, और बचत का स्तर मान लीजिए आपका होता 960 में आप ये जोड़ दीजिए, या चलिए मैं 6% मान लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इसका हाफ करके जोड़ना पड़ेगा। सिंपल मतलब ये है कि ये जो तीनों बराबर बराबर हों, यानी कि अगर ये भी 5% हो, ये भी 5% हो और ये भी 5% हो, क्योंकि ये तो 5% से ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती है, ये तो लिमिट है ना एक तरीके की, तो लिमिट तो 5% ही रहेगी। तो इस स्थिति को उन्होंने कहा चक्कू की धार पर चलने के बराबर, यानी कि इसको बोलते नाइफ एज इक्विलिब्रियम। और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था एक तरीके से ऐसे ग्रोथ करती रहती है, इस तरीके से ग्रोथ करती रहती है, यानी कि ये तब पॉसिबल है जब ये तीनों की तीनों बराबर बराबर हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, अर्थव्यवस्था में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और तो जब ऐसा नहीं होता तो क्या स्थिति आती है उसके बारे में हम यहां पे समझते हैं कि यदि वास्तविक बचत दर, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, अब इस स्थिति में क्या, मान लीजिए जी जो है वो मोर देन है GW से। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में जो हमारा C होगा वो लेस देन होगा CR से। अब बार बार यही बात हम कह रहे हैं, यानी कि अगर वास्तविक समृद्धि की जो दर है वो ज्यादा है, मान लीजिए आप चाहते हो 4%, यू वांट 4%, लेकिन वास्तविक जो समृद्धि दर है मान लीजिए वो 5% है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो पूंजी अनुपात है, जो पूंजी उत्पादन अनुपात है, जो आपको ऐच्छिक है, वांटेड है, जो वांछित है, रिक्वायर्ड है, जो वास्तविक पूंजी उत्पादन अनुपात है, वास्तविक पूंजी उत्पादन अनुपात है, वो उससे कम है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि यदि GW मोर देन है GW से, तो यह दर्शाता है कि आय का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि वास्तविक विकास दर ऊंची है तो इसका मतलब आय का स्तर ऊंचा होगा। डेफिनेटली जब आप 5% की ग्रोथ की जगह 4% की जगह पूर्ण रोजगार के लिए आपको 4% चाहिए, पूर्ण रोजगार के लिए आपको चाहिए 4%, लेकिन वास्तव में आपकी ग्रोथ आ रही है 5%, तो डेफिनेटली आपकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के साथ साथ उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उत्पादन तो 4% की दर से बढ़ सकता है, मांग बढ़ेगी 5% की दर से। तो इस स्थिति में स्फीतकारी दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप याद रखिएगा बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि अगर GW से ज्यादा है तो क्या स्थिति होगी, तो स्फीतकारी दशाएं पैदा होंगी। और इस स्थिति में क्योंकि C लेस देन CR है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक पूंजी की जो मांग है वो वांछित पूंजी की मांग से कम है, जैसा कि यहां पे दिखा रखा है। इससे उत्पादन प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा और धीरे धीरे जो समृद्धि की स्थिति है वो खराब होगी और समृद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी। यानी कि आप इस तरीके से ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे, इस तरीके से ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसको रोजर एज मॉडल भी कहते हैं बच्चों, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट आपको मैं और बता देता हूं कि यदि वास्तविक आप कह सकते हो यदि वास्तविक वृद्धि दर वांछित वृद्धि दर से कम है, तो उल्टा करके देखते हैं बच्चों इसको। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, देखिए ये कम है, इसका मतलब आपको चाहिए ग्रोथ 5% अपनी पूर्ण रोजगार के लिए, लेकिन जो वास्तविक में आ रही है वो आ रही है 4%। यानी कि इस स्थिति में उत्पादन ज्यादा होगा, और मांग जो आएगी वो कम आएगी। इसका मतलब इस स्थिति में अविस्फीतिक स्थिति पैदा हो जाएगी, स्थिति पैदा हो जाएगी। अविस्फीतिक स्थिति पैदा होने के साथ साथ क्योंकि पूंजी की मांग ज्यादा है, इसका मतलब जैसे पूंजी की मांग ज्यादा होगी तो MEC में कमी आएगी, यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी आएगी और जो समृद्धि है वो स्थिर नहीं रह पाएगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। इसके अलावा 2 पॉइंट पे और हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है कि ये जो समृद्धि की प्राकृतिक दर है यानी कि GN, वो
वांछित वृद्धि दर से कम है, जी एन से कम है। अब देखिए, आप चाहते हो, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, आप चाहते हो मान लीजिए 6% ग्रोथ हो, आपकी जो ग्रोथ है वांटेड वो 6% है, और जो वास्तविक ग्रोथ आ रही है, जो सॉरी नेचुरल ग्रोथ है जिसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, वो 5% है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है वो 6% पे मिलेगी, लेकिन वास्तव में आप 5% से ऊपर जा ही नहीं सकते, ये आपकी लिमिट डिसाइड हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो जी एन है वो जी डब्ल्यू से कम होगी, यानी कि जी एन जो है, सॉरी गलत बोला मैंने, दोबारा से बोल देता हूं कि इस स्थिति में जो जी होगी जी ग्रोथ, वो केवल और केवल 4% ही आपको मिलेगी, वास्तविक ग्रोथ कम मिलेगी। यानी कि वास्तविक ग्रोथ 4% क्यों मिलेगी, या तो 4% मिलेगी या 4% या 5% मिलेगी, 5% से ऊपर तो जा ही नहीं सकती क्योंकि 5% तो लिमिट हो गई है। यानी कि इस स्थिति में मंदी जो है वो संचयी हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था, इस स्थिति में मंदी आएगी। और जब मंदी आएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि वास्तविक ग्रोथ कम है, तो इस स्थिति में बेरोजगारी को दर्शाएगा, और पूंजी निर्माण की दर श्रमिकों की आपूर्ति दर से अधिक होगी। यानी कि पूंजी निर्माण की जो दर है, क्योंकि ये तो पूंजी निर्माण की दर बताता है, पूंजी निर्माण की दर है, और ये श्रमिकों की आपूर्ति की दर से अधिक होगी। इसकी वजह से एक तरीके से पूंजी निर्माण रुक जाएगा और धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था एक दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति में चली जाएगी। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारी विकास की दर है 6%। इस स्थिति में हमारी जो पूंजी निर्माण की दर भी आप कह सकते हो, पूंजी निर्माण की दर है। अगर आप 6% पूंजी निर्माण की दर करते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सिंपल शब्दों में आप ये समझ लो। लेकिन आपके पास जो लिमिट है वो 5% की है। इसका मतलब एक तरीके से पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुकेगी और धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो घटती चली जाएगी, गतिहीनता की तरफ चले जाओगे। अगले बच्चों पॉइंट स्लाइड में हम आपको यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जी एन ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो ये वाली स्थिति है, ये 6% पर आप पहुंच सकते हो, ये आपकी लिमिट है, लेकिन आप अभी खड़े हो 5% पर, तो इसका मतलब है कि आपकी पूंजी निर्माण जो है वो बढ़ेगा, और पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके ग्रोथ आएगी और दीर्घकालीन स्फीतिक दशा आएंगी। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में अगर जी और जी एन, जी डब्ल्यू और जी एन बराबर बराबर है तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टेडी ग्रोथ की तरह बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए जी डब्ल्यू ज्यादा है जी एन से, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट की तरफ आएगा, और अगर जी डब्ल्यू ज्यादा है जी एन से तो अर्थव्यवस्था समृद्धि की तरफ जाएगी। लेकिन ये वाली स्थिति हमें चाहिए क्योंकि इस स्थिति में अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, यानी कि ना तो मंदी आएगी ना तेजी आएगी, लेकिन बाकी की स्थितियों में मंदी और तेजी आती रहेंगे। बच्चों इसके अलावा मैं आपको एक और टॉपिक बता देता हूं जिसमें आपको बेसिकली हर ने बाद में अपने क्लोज इकोनॉमी मॉडल को यूज किया, सॉरी क्लोज इकोनॉमी मॉडल की जगह ओपन इकोनॉमी यूज किया, और ये जो बी है ना, ये बी भुगतान से इसको माइनस कर दिया। तो आप अपने फार्मूले में जब भी ओपन इकोनॉमी की बात आए तो ये वाला फार्मूला यूज किया उन्होंने। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करूं उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एक और इक्वेशन में एग्जांपल में पूछा गया न्यूमेरिकल है कि यदि 12% बचते हैं तथा 3:1 पूंजी अनुपात है, यानी कि बचते जो है वो 12% है और पूंजी उत्पादन अनुपात है 3%, और जनसंख्या वृद्धि दर 2% है, तो अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति जो है आय होगी वो 2% होगी। आप करके देख लीजिएगा। देखिए ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूं। ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? S को डिवाइड करना पड़ेगा C से। अब यहां पे 12% का मतलब है 12/100 सिंपल शब्दों में, और C कितना है हमारा? C हमारा पूंजी अनुपात है 3:1। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 12/100 इंटू 1/3। तो जब आप इसको करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 4% के आसपास आएगा, 4% ही आएगा। यानी कि ये तब है जब जनसंख्या वृद्धि दर
शून्य है। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2% है तो इस विकास दर में से जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको माइनस कर देंगे और जो आय बढ़ेगी वो 2% बढ़ेगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।